नमस्कार सभी को। सिद्धार्थ एडटेक चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कल की क्लास सभी को समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। एंड आई ऑल्सो होप कि सभी ने उन क्लासेस में से नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम इस हमारी क्लास को थोड़ा सा एक ट्विस्ट देकर देखते हैं। ठीक है। तो क्योंकि मेरी क्लास जो है वो शाम को आ रही है 7 बजे, तो हमें सिर्फ इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, हम ये वेट नहीं करेंगे कि क्लास होगी, इतने आर्टिकल्स है, इतने आर्टिकल्स अगर मैंने अच्छे से कर लिए तो एग्जाम क्लियर हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता है। हम आर्टिकल्स जो आपके लिए ला रहे हैं वो ऐसे होते हैं कुछ सिलेक्टेड, जिनको समझना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जो सेल्फ रीडिंग से आप उसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, ऐसे आर्टिकल्स को हम यूजुअली कवर करते हैं। बट आपको खुद को भी न्यूज़पेपर करना है रीड, और इसी के लिए हम एक स्पेशल क्लास भी लेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन, जो प्रभात सर लेंगे, जल्द ही वो कंडक्ट होगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि डेली आप ये हैबिट डाल दीजिए कि जैसे ही आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, देन यू हैव टू सिलेक्ट सर्टेन आर्टिकल्स। आपको खुद को उसे हाईलाइट करना है कि इस आर्टिकल में से कौन सी चीज़ है जो मेरे काम की है, जो मुझे एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन ईटिंग अमीबा। ब्रेन ईटिंग अमीबा वैसे तो एक बहुत ही रेयर डिजीज है। जब हम रेयर डिजीज का नाम लेते हैं, इसका ये मतलब होता है कि हम क्वांटिटी देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डिजीज से कितनी पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, तो रेयर डिजीज अगर मैं कह रही हूँ, इसका ये मतलब है कि कुछ केसेस आने चाहिए, राइट, तभी हम उसे रेयर कहते हैं। अदरवाइज तो वो एक कॉमन डिजीज हो जाती है अगर बहुत सारे केसेस है। बट द थिंग इज, पर्टिकुलरली इन केरला, ओके, केरला में पिछले 2 महीनों में 3 डेथ हो चुकी है इस डिजीज से। सी, दिस इज अ बिग नंबर। ओके, 3 deaths in the past 2 months, and this is not the first incident, पहले भी ऐसा हो चुका है। सो लेट अस फाइंड आउट कि क्यों केरला में ही ऐसा कुछ हो रहा है, इसके केसेस वहीं पर क्यों आ रहे हैं। शुड वी बी वरीड अबाउट दिस? क्या ये कोविड की तरह एक कंडीशन है? सो लेट अस फाइंड आउट नाउ। दिस ब्रेन ईटिंग अमीबा, ये तो हमने जो नाम दिया है, दिस इज एक्चुअली अ लेमैन नेम, ताकि हर कोई समझ सके। ठीक है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ दिस? इट इज निग्लेरिया फॉले ई। हाँ, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है इसका नाम लेने में। द नेम इज नेग्लेरिया फॉलर ई। आर इज साइलेंट। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि अरे मैडम को ये भी नहीं पता कि उन्होंने स्पेलिंग सही से नहीं बोला, प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं लिया। द थिंग इज, इंग्लिश में काफी सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जो स्पेलिंग में तो इंक्लूड होते हैं, पर जब हम उनका उच्चारण करते हैं, जब हम उन्हें प्रोनाउंस करते हैं, तब हम उन्हें नहीं बोलते। ऑलराइट, एंड इसके पीछे का लॉजिक प्लीज मत पूछिएगा, इट्स अ वियर्ड लैंग्वेज टू बी ऑनेस्ट। ऑलराइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, नेग्लेरिया फॉलेरी। तो अब ये जो ये पर्टिकुलर अमीबा है, ओके, व्हाट कैटेगरी डज दिस बिलोंग टू? इट्स एन अमीबा। तो ये अमीबा जो है वो हमें मिलता है वार्म वाटर में। बट व्हाट काइंड ऑफ वार्म वाटर? इट शुड बी स्टेगनेंट। ठीक है, स्टेगनेंट का ये मतलब है कि ऐसा पानी जो एक्सपोज्ड है, जो हिल नहीं रहा, जिसमें कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे कि कोई तालाब, कोई पॉन्ड, ऐसा कोई पॉन्ड जहां पर एक्टिविटी ही नहीं हो रही। एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार होता है तालाब में बोटिंग होती है, लोग जाते हैं वहां पर। कुछ तालाब में फिशिंग भी होती है। ऐसी कोई एक्टिविटी वहां पर हो नहीं रही है। सो व्हाट हैपन्स, वाई ऐसा ही क्यों चाहिए इस एनवायरमेंट? तो ये जो पर्टिकुलर अमीबा है, ये वार्म एनवायरनमेंट प्रिफर करता है, और इसका जो वाटर है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है, कैसे फैलेगा ये? तो देखिए, बात ये है, पॉन्ड्स में हम क्या कर सकते हैं? किसी तालाब में हम क्या करने जाएंगे? या तो हम जाएंगे, हमसे मेरा मतलब है कि जिनके भी पास में है, वो किसी लीजर एक्टिविटी के लिए जा सकते हैं, कि आप पॉन्ड के पास जाके बैठे हो, यू आर एंजॉइंग द व्यू, यू आर एंजॉइंग द एनवायरमेंट, राइट।
अदर देन दैट कुछ लोग जाते हैं तालाब में नहाने के लिए, ठीक है। कुछ लोग शौक से जाते हैं कि नहीं उन्हें अच्छा लग रहा है, बाकी नहा तो हम बाथरूम में भी सकते हैं, बट इट्स जस्ट फन. So, out of an adventurous activity, certain people they prefer to go to ponds to have a bath. All right. Other than that, we can go there for fishing. अब आप एक बार मेरे पॉइंट्स को नोट करिए, एक बार ध्यान से सोचिए कि मैंने ये जितनी भी चीजें बताई है, इसमें से हम कितनी बार डायरेक्टली पानी से एक्सपोज हो रहे हैं, कितनी बार हम पानी के टच में आ रहे हैं. यू विल से मैम इन ऑल द एक्टिविटीज, राइट. हर एक एक्टिविटी में हम पानी के टच में आ रहे हैं. कपड़े धोने में भी हमारे हाथ जो है वो गीले हो रहे हैं. फिशिंग करने गए हैं तो हो सकता है थोड़ा पानी उछल के भी आएगा हमारे ऊपर. और नहाने गए हैं तो ऑब्वियसली आप पूरी तरीके से गीले होगे, राइट. सो बेसिकली क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर अमीबा है, अगर हमारे माउथ के थ्रू, ठीक है, यानी कि मैंने अगर वो पानी पी लिया जिसमें ये अमीबा प्रेजेंट है, तो मुझे ये कंडीशन नहीं होगी. मुझे ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से मैनिंजाइटिस नहीं होगा. ये अमीबा क्या कर रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इट्स क्रिएटिंग, इट इज कॉजिंग अमीबिक meningoencephalitis. What is it causing? Amoebic meningoencephalitis. नहीं, आपको ये नाम याद नहीं रखना if it's difficult for you, बट आपको क्या याद रखना है ये मैं बताती हूँ. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, ठीक है. दिस इज व्हाट द साइड पोर्शन ऑफ द ब्रेन लुक्स लाइक. मैं आपको एक साइड व्यू बता रही हूँ. दिस इज नॉट द फ्रंट व्यू ऑफ द ब्रेन. सो ये हमारा ब्रेन होता है, ठीक है. इस तरीके के इसमें गायर्स होते हैं. ऑल राइट. नाउ मोस्टली ऑल अवर ऑर्गन्स हैव अ सर्टेन कवरिंग, ठीक है. जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ब्रेन हो गया, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स है. इन्हें कवर करने के लिए, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर एक लेयर होता है. ओके. हर वाइटल ऑर्गन में ये लेयर होता है. तो मान लीजिए सपोज दिस इज द लेयर. इस लेयर को हम क्या कहते हैं, मेनिंजिस. ओके. दिस लेयर इज कॉल्ड एज मेनिंजिस, ठीक है. इस लेयर के बीच में होता है फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. थोड़ा बहुत बेसिक साइंस में आपने इसको पढ़ा होगा. तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो हमें एक्सटर्नल शॉक से प्रोटेक्ट करता है. कई बार हुआ होता है ना कि आप कहीं से गिर गए हैं, आपके सिर पे चोट लगी बट ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई. तो ये इसी के लिए होता है कि ये कुशन की तरह वर्क करता है और हमें चोट लगने से बचाता है. हमारे ब्रेन को एक्चुअली डायरेक्टली चोट लगने से ये बचाता है. सो नाउ व्हाट हैपेंस, अमीबिक meningoencephalitis. So it's causing inflammation in this meningitis. यहाँ पे इस लेयर पे क्या कर रहा है, ये इन्फ्लेमेशन कर रहा है. It's causing inflammation. इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन में होगी स्वेलिंग. ऑलराइट. अब एक बार आप इमेजिन करके, ब्रेन के बाहर है हमारा एक स्कल है. ऑलराइट. स्कल हार्ड बॉडी है. तो अगर किसी हार्ड बॉडी के अंदर कुछ सॉफ्ट है, राइट, द एक्चुअल ब्रेन इज देयर एंड द स्कल इज द आउटर बॉडी, ठीक है. अब अगर इसकी साइज बढ़ रही है बट आउटर लेयर की तो साइज नहीं बढ़ रही, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक प्रेशर क्रिएट होगा, राइट. एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एंड दैट प्रेशर माय फ्रेंड्स इट इज कॉजिंग हेडेक. दैट प्रेशर इज गिविंग यू अ हेडेक. ऑलराइट. सो द फर्स्ट सिम्टम, यहाँ से हमें क्या पता चला कि ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व है. सो द फर्स्ट सिम्टम ऑफ दिस कंडीशन इज headache. Other than that, what you will observe fever, you will see vomiting. All right. These are the initial stage symptoms. ये सारे symptoms कब दिखते हैं हमें, initial stage में दिखते हैं. What happens later on? जैसे जैसे ये condition progress होती है, there is actually no medication for this amoeba. ठीक है, इसकी कोई दवाई अभी नहीं उपलब्ध है, तो हम इसका सिम्टोमैटिक
मेडिकेशन लेते हैं कि जो भी हमारे सिम्टम्स दिख रहे हैं हम उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं. सो what happens अगर if the disease progresses, what is going to happen? So when the disease progresses to a further level, there will be symptoms of mental disorientation. ठीक है? पर्सन को क्या फील होगा? द पर्सन विल फील दैट मे बी ही इज नॉट डिसओरिएंटेड. उसे थोड़ा कुछ पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर है. थोड़ा बहका बहका सा फील करेगा वो पर्सन. उसे फटीग फील होगा, बहुत ही ज़्यादा थकान होगी. और धीरे धीरे जब ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हो सकता है उसे सीजर्स भी आ सकते हैं. सीजर्स को आप आम भाषा में बोलते हैं कि खींच आना या फिर मिर्गी के दौरे लगना. हम अक्सर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं. द साइंटिफिक वर्ड इज सीजर्स. ठीक है, जब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है तो पर्सन को सीजर्स आते हैं. लेट अस मूव फॉरवर्ड. मैं थोड़ा आपको समझाना चाहती हूँ एक्चुअली ये कंडीशन कैसे फैल रही है. ठीक है, ऑल राइट, आई विल कम दिस साइड. सो this is the first stage of the amoeba when the amoeba is actually a cyst. अभी ये क्या है? एक सिस्ट के फॉर्म में है. ठीक है, ये अमीबा अभी क्या है? एक सिस्ट के फॉर्म में है. ओके, तो इस फॉर्म में अगर ये हम इसे एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है, हम इसके एक्सपोजर में आ रहे हैं तो हमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. ठीक है, नाउ इट ग्रोज अप और इसका जो सेकेंड फॉर्म आता है वो है ट्रोफोजॉइट. ये नाम आपको लर्न नहीं करने, मैं बस आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि एक्चुअली ये कंडीशन कैसे स्प्रेड होती है. ठीक है, तो ये जैसे ही थोड़ा ग्रो करेगा ट्रोपोसाइट बनेगा. यहाँ पर दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज. अगर हम इसके संपर्क में आते हैं तो जो इन्फेक्शन है वो हमने कैच कर लिया है. ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, दिस इज द फ्लैजिलेटेड फॉर्म. ठीक है, ऐसे इसके फ्लैजिलाज आ जाते हैं. दिस इज द फ्लैजिलेटेड फॉर्म. तो इस फ्लैजिलेटेड फॉर्म की वजह से क्या होता है? वी आर एबल टू डायग्नोज द डिजीज. जब तक वो इस फेज पे है तो हमें डिजीज तो हो चुकी है, बट हम टेस्ट जब करेंगे तो उस टेस्ट में हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी बीमारी है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. बट व्हेन इट कम्स टू द थर्ड फेज वेयर इट इज इन द फ्लैजिलेटेड फॉर्म, तब आपको पता चलेगा कि ओके दिस इज द मेन डिजीज दैट हैज हैपेंड. ऑलराइट, कैसे स्प्रेड होगा? इट इज गोइंग टू स्प्रेड थ्रू नोज एंड ओनली थ्रू नोज. जैसे कि मैंने कहा था कि कंटेमिनेटेड पानी पीने से किसी को भी नहीं होगी ये कंडीशन. ठीक है, एंड आई एम सेइंग दिस स्ट्रिक्टली, दिस कंडीशन इज नॉन कंटेजियस. ऑलराइट, नॉन कंटेजियस का मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि मुझे हो गया, मैं किसी के संपर्क में आई, मुझे छींक आ गई तो उस पर्सन को भी हो जाएगा. इट्स नॉट वर्किंग लाइक दैट. ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मेरा ब्लड एक्सपोज हो गया, उस पर्सन को मिला तो उसे भी हो जाएगा. नो, इट ओनली एंटर्स थ्रू नोज. तो इससे हमें क्या पता चलता है? सबसे पहली बात, एडवेंचर के और भी ऑप्शंस होते हैं. येस यू कैन. इसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी किसी तालाब में नहीं जाओगे, बट मेक श्योर कि जो तालाब है वो वार्म वाटर ना हो एंड उसका जो पानी है, देखिए आपको देखकर भी थोड़ा अंदाजा आ जाता है कि ये पानी साफ है या गंदा है. तो अगर ऑलरेडी गंदा पानी है उसमें नहाने से कोई मतलब नहीं है. यू आर गोइंग टू कैच अ डिजीज लाइक दिस एंड दिस डिजीज इज फेटल. तो सिर्फ एक एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए हम अपनी लाइफ को नहीं सेक्रीफाइस कर सकते. राइट, all right, moving on further, let us see what is the next article. So recently the Delhi High Court has said that they cannot make the reasons for rejection of recommendations for appointment of High Court judges by the Supreme Court Collegium. What they are saying is कि हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट होते हैं. ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? एक कॉलेजियम अपॉइंट करता है एंड कॉलेजियम ये डिसाइड करता है कि हाँ ये कैंडिडेट्स को हम रिकमेंड कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स को हम रिजेक्ट कर रहे हैं. राइट, ये कह रहा है. बट व्हाट हाई कोर्ट इज सेइंग कि किसी ने ये अप्लाई किया था कि हमें रीजन बताइए कि ये जो कैंडिडेट्स है जिन्हें आपने रिजेक्ट किया है
व्हाट इज द रीजन, आपने इन्हें क्यों रिजेक्ट किया है, प्लीज गिव अस अ रीजन. But what the High Court is saying, no, we cannot do that. And why can't we do that? According to them, dismissing an appeal, challenging an order, according to them, they cannot be made public as it will be detrimental to the interest of the people concerned. Now, interest of the people concerned में यहाँ पर किसकी बात हो रही है? Are they talking about us, the common people? Are they? नो. वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट कि जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो चुके हैं या जो कैंडिडेट्स जिनका रिकमेंडेशन किया गया था, उन कैंडिडेट्स के लिए ये जो हम अनाउंस कर रहे हैं कि ये रीजंस थे, सो उनके लिए ये थोड़ा डेट्रीमेंटल हो सकता है, उनके लिए नुकसानजनक हो सकता है. ठीक है. अब मैम इससे हमें क्या सीखना है, क्योंकि ये उतना रेलिवेंट नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन तो आने नहीं वाला है, राइट? तो हमें इससे क्या सीखना है मैं बताती हूँ. वी हैव टू लर्न अबाउट द वेरियस मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस. ठीक है. तो मैंने इस आर्टिकल से रिलेट किया है हमारा स्टैटिक टॉपिक. तो इस तरीके से हम डेली कवर करेंगे कि एक आर्टिकल रहेगा, अगर उसमें कोई डायनामिक कंटेंट नहीं है तो हम उसका स्टैटिक कंटेंट स्टडी करेंगे. दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू ऑल. ओके. तो लेट अस सी व्हाट इज द कंपैरेटिव स्टडी. वाई आई हैव टेकन कंपैरेटिवली. सी क्या होता है जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, मोर और लेस उसमें जो आउटर बॉडी है वो सेम होती है, कुछ एक दो पार्ट है जिसमें चेंजेस होता है, राइट? सो ये आपको मेमोराइज करने में बहुत हेल्पफुल रखता है. आप बुक खोल के रट रहे हो कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट जजेस ऐसे अपॉइंट होते हैं, हाई कोर्ट जजेस ऐसे अपॉइंट होते हैं, यू विल डू दैट. बट जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपको रिकॉल करने में बहुत दिक्कत होगी. व्हेन यू कंपेयर इट देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिकॉल इट कि ओके हाई कोर्ट में तो ऐसा था बट सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से था. ओके. एंड सच अ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन मेंस. ऑलराइट. So let us see how they are appointed. So the appointment of both, note it down, the appointment of both Supreme Court judges and High Court judges, they are done by the President. Appointment is done by the President. ये बात तो क्लियर है. तो इस पॉइंट में तो कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है. ये पूरी तरीके से क्लियर है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, चीफ जस्टिस. तो अकॉर्डिंग टू द नोट्स जो भी हमें दिया होता है स्टडी मटेरियल में, उसके अकॉर्डिंग तो ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स देम, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिम और हर. ओके. सीजेआई को कौन अपॉइंट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या हम कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. कौन अपॉइंट करेगा उन्हें? प्रेसिडेंट. सो हाउ आर दे गोइंग टू अपॉइंट? After consultation with such judges of Supreme Court and High Court as deems necessary. तो ऐसा कहा गया है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को. नंबर मेंशन नहीं किया था कि कितने को करेंगे. ओके. बट दिस इज एक्चुअली नॉट फॉलोड. ओके. इन रियलिटी व्हाट हैपेंस, एक्चुअली में क्या होता है कि हमने ऐसा फॉलो किया है. ठीक है. इट्स नॉट अ रूल, इट्स नॉट गिवन एनीवेयर, बट ये ट्रेंड बन चुका है कि हम ये कर रहे हैं. जो भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज है, एक्सक्यूज मी, ऑलराइट, जो भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है हम उन्हें अपॉइंट करते हैं सीजेआई. ठीक है. हमसे मेरा मतलब है मिस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. तो जो भी सीनियर मोस्ट जज रहेंगे उन्हें अपॉइंट किया जाएगा. ये हमेशा से फॉलो होता हुआ आया है, बट देयर हैज बीन एन एक्सेप्शन ट्वाइस. ठीक है. दो बार ऐसा हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज को स्किप कर दिया गया एंड द नेक्स्ट पर्सन वाज अपॉइंटेड एज द सीजेआई. ऑलराइट. नाउ हाउ इज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड? सो the Chief Justice of High Court is also appointed by the President, but after the consultation with Governor of the state concerned and with the CJI. तो अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करेगा?
अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट ही इज गोइंग टू कंसल्ट। कंसल्टेशन से सिर्फ इतना मतलब है कि एक्चुअल जो डिसीजन है वो सीजेआई और गवर्नर मिलके लेते हैं, और जो भी उन्होंने रिकमेंडेशन किया है प्रेसिडेंट को वो मानना होता है। इन केस द प्रेसिडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, उन्हें लग रहा है कि नहीं ये डिसीजन गलत है, तो वो जरूर उन्हें रिकंसिडर करने के लिए कह सकते हैं। ही कैन आस्क देम फॉर रिकंसिडर, बट वो क्लियरली मना नहीं कर सकते दैट आई एम नॉट फॉलोइंग योर डिसीजन। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रोसेस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर तो जानते ही है क्या होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का। जजेस होते हैं, और उन जजेस का एक हेड आप कह सकते हैं, जो हम कहते हैं चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है, तो ये जो अदर जजेस हैं उन्हें हम कैसे अपॉइंट करेंगे? सो देयर इज अ कॉलेजियम, देयर इज अ कॉलेजियम। कॉलेजियम क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज एक्चुअली अ ग्रुप। वो जो ग्रुप है वो मिलेंगे, वो डिस्कशंस करेंगे, वोटिंग करेंगे, एंड दे विल रिकमेंड वॉट एवर इज द आउटकम टू द प्रेसिडेंट। So, the collegium consists of CJI plus 4 senior most judge. ध्यान रहे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो जो सीजेआई है वो प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, they will be there, and then they all are going to decide who all the other judges are going to be. ओके, वो रिकमेंडेशंस देंगे, एंड द रिकमेंडेशंस विल बी फॉलोड अपॉन बाय द प्रेसिडेंट। सिमिलरली जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस कौन रहेंगे? 2 सीनियर मोस्ट। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। कॉलेजियम हमेशा ऑड नंबर का होता है, सो दैट कास्टिंग वोट की हमें जरूरत ना पड़े। ऑलराइट, नाउ जो बात याद रखने लायक है, सबसे डिफिकल्ट रहता है, बच्चे हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि हमें आर्टिकल नंबर्स लर्न नहीं हो रहे। ठीक है, वो रिकॉल नहीं कर पाते कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या लिखा था, या फिर वो उसका रिवर्स नहीं कर पाते कि लिखा तो है ये, मुझे पता है कि ये कंटेंट है, बट आई एम नॉट श्योर दैट इन विच आर्टिकल दिस थिंग वॉज रिटन। तो आपको यही बार बार मेमोराइज करना है। सो आर्टिकल 124 इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, and article 217 is related with the appointment of high court judges. All right, I hope this is clear. You can later on take a picture of this. Moving on further, बहुत interesting topic है। Actually I was going to skip this. Okay, मुझे लगा कि maybe it is not that much necessary for you, but then I thought let us pick the static portion from this topic. Okay, so first thing is ब्रह्मपुत्र। ओपनिंग लाइन ही क्या है इस आर्टिकल की? ब्रह्मपुत्र। सो आई एम गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मुझे क्या करना है, मेरे पास ये आर्टिकल है, मैंने देखा फर्स्ट लाइन है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बारे में मैं अपनी नोट्स बनाऊंगी। कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, सो व्हाट दे आर सेइंग कि एक वहां पर फीमेल घड़ियाल है। क्या है? घड़ियाल। ऑलराइट, सो दे आर सेइंग कि काफी टाइम हो गया है वो फीमेल घड़ियाल अकेली है उस नदी में। द थिंग इज, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से घड़ियाल जो है वो 1950s के दशक से ही गायब हो चुकी थी, वहां पर और प्रेजेंट नहीं थी। क्या कॉजेस थे? तो ये आप सब जानते हैं कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था, दिस इज अ बिग थ्रेट फॉर देम। क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट फ्लडिंग है, रिवर्स अपना पाथ जो है वो चेंज कर देती हैं। सो बिकॉज ऑफ मैनी सच रीजंस ये जो घड़ियाल है ब्रह्मपुत्र पर्टिकुलरली ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से निकल चुके थे। ठीक है, वहां पर प्रेजेंट नहीं थे। तो मैं आपको जो चीज बताना चाह रही हूँ वो ये है कि लेट अस फाइंड आउट अबाउट घड़ियाल एंड अदर इंडियन क्रोकोडाइल्स। Look at this interesting picture. You can download these notes from the Siddharth EdTech app. Okay. So, we are going to compare
ऑल द इंडियन क्रोकोडाइल्स, आई एम नॉट वरीड अबाउट अदर वंस, ठीक है। केमैन की हमें जरूरत नहीं है, पिक्चर मैंने दी है, यू जस्ट हैव टू नो कि ये कैसा दिखता है। एक्चुअली में आपको यूं लगेगा कि कोई ड्वार्फ क्रोकोडाइल है, दैट लुक्स लाइक अ केमैन क्रोकोडाइल, ठीक है। तो बात करते हैं हम घड़ियाल की। तो घड़ियाल की पहचान करना बहुत आसान है, इट्स एक्चुअली क्वाइट इजी। हाँ, अगर मेरे सामने आ गया तो मैं पहचान करने के लिए नहीं रुकूंगी, बट स्टिल वी ऑल कैन आइडेंटिफाई जस्ट बाय लुकिंग इट, बिकॉज द स्नाउट ऑफ घड़ियाल, घड़ियाल का जो स्नाउट होता है, ओके, दिस इज पर्टिकुलरली वेरी लॉन्ग और एक टिपिकल शेप है। देखिए, क्या आपको और किसी में ऐसा शेप दिख रहा है? तो ये इंडियन घड़ियाल जो है उसके स्नाउट में आपको ये टिपिकल शेप दिखेगा। सो यहाँ पर एक और बात नोट करने लायक है कि जो अपर जॉ है, यहाँ का जो पोर्शन है, अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों इक्वल होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट क्रोकोडाइल्स, तो देखिए क्रोकोडाइल का स्नाउट कैसा है। इसमें भी अपर जॉ लोअर जॉ दोनों इक्वल है, पर जो स्नॉट है वो कंपैरेटिवली क्या है, ब्रॉडर है। द स्नॉट इज कंपैरेटिवली ब्रॉडर, ओके। व्हेन वी टॉक अबाउट एलिगेटर, एलिगेटर और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज मगर। आपने हिंदी में सुना होगा, हम कहते हैं मगरमच्छ। व्हाई इज इट कॉल्ड मगरमच्छ? द एक्चुअल नेम इज मगर। तो मगर के लिए आप ये चीज देखेंगे कि ये जो अपर जॉ है ये थोड़ा बड़ा होता है और लोअर जॉ है वो उससे थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जो अपर जॉ है वो यूं रहेगा और जो लोअर जॉ है वो थोड़ा सा उसके नीचे होगा, देयर इज एन ओवरलैपिंग, ऑलराइट। So this is a very good point how you can differentiate between them. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट वाटर में रहते हैं, एज द नेम सजेस्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। व्हाट डू दे प्रिफर सॉल्ट वाटर। मगर एंड घड़ियाल्स, दे आर बोथ फाउंड इन द फ्रेश वाटर, ओके। तो कभी भी आप जा रहे हैं किसी भी रिवर में या फिर किसी नियर बाय लेक में, मे बी द लेक इज ऑल्सो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, तो वहां पे भी इनका प्रेजेंस हो सकता है। आप सरिस्का में गए होंगे, राजस्थान के स्टूडेंट्स से मैं ये पूछूंगी, सरिस्का नियर बाय है, आप गए होंगे वहां पर, तो आपने वहां पर देखे होंगे काफी सारे क्रोकोडाइल्स हैं। तो अगली बार जब भी आप विजिट करें या मे बी आप किसी जू में जाए या कहीं पर भी मेरे स्टूडेंट्स जाए, ट्राई टू फाइंड आउट किस टाइप का क्रोकोडाइल आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द शेप, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जॉस, रेस्ट ऑल थिंग आपके इतने जानने की जरूरत नहीं है, बट आई हैव गिवन यू द डेटा। इट्स जस्ट अ कंपैरिजन कि कौन कितना बड़ा है। सो the saltwater crocodile is usually very in the length, it is very long, okay, and it can also live up to 70 years, the rest they can live up to 50 years, तो इसकी जो है वो एज भी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। मूविंग ऑन, तो मैं आपको बताना चाहती थी ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। जैसे कि मैंने कहा था कि एक आर्टिकल है, अगर उसमें कुछ अलग अलग चीजें मेंशन है, देन वी हैव टू नो अबाउट देम, ओके। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? द ओरिजिन इज फ्रॉम हियर, शेमयुंडुंग ग्लेशियर। वेयर इज दिस ग्लेशियर? द ग्लेशियर इज प्रेजेंट इन तिब्बत, ओके। यानी कि इसका ओरिजिन है वो हो रहा है तिब्बत से। तिब्बत से ये रिवर फ्लो होती है और यहाँ पे इसका नाम है यारलुंग सैंगपो। डोंट कॉल इट टेंगपो, दिस इज यारलुंग सैंगपो, ओके, द टी इज साइलेंट। सो ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम क्या है? यारलुंग सैंगपो है। कहाँ पर? तिब्बत में। तिब्बत से वो आगे बढ़ती हुई अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर हो रही है इंडिया में। अब इंडिया में रिवर आ रही है तो नाम भी हम उसे इंडियन देंगे। तो अरुणाचल में इसका नाम दिबांग है, ठीक है, इसे दिबांग रिवर भी कहा जाता है। बट ये एंटर कहाँ से हो रही है? तो ये एंटर हो रही है, ये हो रही है योंग
येप पास से। ठीक है, ये योंगेब, ये योंगेब पास कहाँ पे है? ये है नामचा बरवा के पास में। जो नामचा बरवा पर्वत है उसके ठीक पास में ये पास है, और वहीं से ये रिवर अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो रही है। तो यहाँ से देखिए, ये रिवर एंटर होके अरुणाचल में, असम में, वेस्ट बंगाल में जाते हुए वहां से फिर ये एंट्री करेगी कहाँ पर? बांग्लादेश में। तो कितनी कंट्रीज हमने कवर की है? इस रिवर ने एक्चुअली कितनी कंट्रीज कवर की है? तिब्बत, कुछ लोग अभी भी तिब्बत को चाइना का पार्ट ही कहते हैं, सो ऑप्शन में अगर दिया है देन वी आर गोइंग टू कंसीडर इट। तिब्बत के बाद एंट्री कहाँ होगी? इंडिया। एंड इंडिया के बाद इसकी एंट्री कहाँ होगी? बांग्लादेश। ऑलराइट। अब बांग्लादेश में क्या होता है? बांग्लादेश में ये मर्ज हो जाती है किसके साथ? यहाँ से ये गई और बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना, जमुना नदी। और ये कंबाइन होगी, मर्ज होगी हमारी गंगा के साथ, और दोनों मिलकर बन जाते हैं मेघना। ठीक है, एक बार फिर से इसको जरा देखते हैं। तिब्बत से रिवर ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट होके अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है योंगयाप पास से, जो नामचा पर्वत पर्वत के पास में है। वहां से ये नदी असम से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाएगी। बांग्लादेश में जाकर ये मर्ज हो जाएगी गंगा के साथ। गंगा का नाम बांग्लादेश में है पद्मा। तो अगर मैं बांग्लादेश के हिसाब से कहूँ तो पद्मा और जमुना दोनों मिलकर आगे क्या कहलाती है? मेघना। गॉट इट? तो ये जो है पूरा हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर का सिस्टम है। हम इसके ट्रिब्यूटरीज भी जरूर डिस्कस करेंगे, बट वो हमारी ज्योग्राफी की क्लास में होंगी सेपरेटली। ठीक है, वहां पर हम डिटेल में एक एक ट्रिब्यूटरी की भी बात करेंगे। नाउ अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे कि हमने कहा कि इंडिया में 3 स्टेट्स ये कवर कर रही है, बट दीज आर नॉट द ओनली 3 स्टेट्स। जब हम एक रिवर की बात करते हैं तो हम उसके ट्रिब्यूटरीज के ड्रेनेज को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ ड्रेन कर रही है, हमें उन स्टेट्स को भी इंक्लूड करना है। तो ये बांग्लादेश में जाने से पहले इंडिया की किन किन स्टेट्स में से पास होती है या उसका ड्रेनेज है? सो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ड्रेनेज एरिया है, एंड आफ्टर दैट असम, वेस्ट बंगाल। इन 3 के अलावा मेघालय, नागालैंड एंड सिक्किम। तो ये जो आप देख सकते हो ड्रेनेज एरिया, सिक्किम में भी है, मेघालय में भी है, एंड नागालैंड में भी इसका कुछ ड्रेनेज एरिया है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको हमेशा एक रिवर सिस्टम को लर्न करना है। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इट्स एक्चुअली अ प्रोग्राम, इट्स एक्चुअली अ स्कीम जो प्रपोज की गई है, एंड दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट दे आर गोइंग टू लॉन्च इट सुन। तो जो यूनियन मिनिस्टर है, अकॉर्डिंग टू हिम इट इज गोइंग टू गेट पास्ड वेरी सुन। इसका कोई नाम अभी दिया नहीं गया है एज सच, बट आई एम स्टिल गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज इट अबाउट। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल। आप मेंस के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए, एक क्वेश्चन तो पर्टिकुलर इस टॉपिक से जरूर आता है। ऑलराइट, और एक तो मैं आपको कम बता रही हूँ, एटलीस्ट 2 to 3 आते हैं। 2 क्वेश्चंस हम फूड प्रोसेसिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम आर एस मेंस की बात करें तो उसमें तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, बिकॉज मेंस में काफ़ी लिमिटेड सेक्शन है इकोनॉमी में। ठीक है, क्योंकि पूछने के लिए उनके पास ज़्यादा है नहीं, बहुत लिमिटेड सिलेबस है, तो क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो हम पता करते हैं ये किसके बारे में है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने प्लान किया है, स्कीम का कोई नाम नहीं है, बट व्हाट दे हैव सेड वी आर गोइंग टू प्रमोट, we are going to promote what? Climate resilient agriculture. Okay, what they are saying, this is a scheme that is going to promote climate resilient agriculture. क्या है मैं आपको बताती हूँ अभी। Where they are going to promote? In 50K villages, 50,000 villages. इंडिया के कितने villages में ये promote करेंगे? 50,000। कैसे विलेजेस होंगे, कौन सा विलेज होगा? कोई क्राइटेरिया तो इन्होंने सोचा ही होगा, राइट?
तो ये कहाँ प्रमोट करेंगे? ऐसे विलेजेस जो क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट उनकी एग्रीकल्चर पे हो रहा है, ठीक है? Obviously they will have a certain criteria for that and the officials will decide कि हम किन villages को select कर रहे हैं. So the first thing to note is that this is a part of National Program on Climate Resilient Agriculture. What is climate resilient agriculture? तीन शब्द है, इनको तीन टुकड़ों में आप डिवाइड कर लीजिए. क्लाइमेट से आप क्या समझते हैं? क्लाइमेट एंड वेदर का डिफरेंस आपने स्टडी किया होगा. रेजिलिएंट से आप क्या समझते हैं? एग्रीकल्चर तो आपको सभी को पता ही है, ठीक है? क्लाइमेट एग्रीकल्चर आपको पता है सभी को. रेजिलिएंट का मतलब मैं बताती हूँ. रेजिलियंस इज अ वर्ड वी यूज कि कभी गिर के खड़ा होना, ठीक है? गिर गए हैं हम, वापस उठ के खड़ा होना. हमने फेलियर देखा है बट वी आर नॉट स्टॉपिंग, वी आर फाइटिंग बैक, ठीक है? एक एग्जाम क्लियर नहीं हुई, वी आर नॉट स्टॉपिंग. हम ये नहीं सोच रहे कि अरे हमसे तो क्लियर नहीं हुआ. व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू फाइट बैक एंड हार्डर दिस टाइम, ठीक है? हम और मेहनत करेंगे और इम्प्रूवमेंट लाएंगे. सो दैट इज रेजिलियंस. व्हाट वी आर सेइंग, वी हैव टू डेवलप क्लाइमेट रेजिलिएंट. अब मैं सिर्फ दो वर्ड्स को ले रही हूँ. क्लाइमेट रेजिलिएंट का मतलब है कि क्लाइमेट ने कुछ चेंजेस किए, ठीक है? नाउ आई हैव टू फाइट. जो नुकसान मुझे उस क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, आई एम गोइंग टू फाइट दैट. सो दैट इज व्हाट इज क्लाइमेट रेजिलिएंट. बट व्हाट क्लाइमेट रेजिलिएंट? एग्रीकल्चर की बात हो रही है, अभी हम ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर. तो हम क्या इससे समझना चाहते हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पे है ऐसा एग्रीकल्चर हम करें, ऐसी हम खेती करें कि जो क्लाइमेट का बुरा असर हो रहा है हम उसे फाइट कर सके. एंड दैट इज वेरी मच नेसेसरी. आपने डेटा भी देखा होगा, एफएओ का डेटा रेगुलरली आता है न्यूज़पेपर में. व्हाट इज इट सेइंग? हम इतने सारे जो समिट्स कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कर क्या रहे हैं? अभी हमारा पूरा फोकस है कि जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से एग्रीकल्चर पे नुकसान हुआ है हम उसको थोड़ा कंट्रोल कर सके, राइट? So this is what they are planning to do. Now, how are they going to do it? So they are going to promote climate resilient crop varieties. कैसे करने वाले हैं? अभी उन्होंने एक ही चीज सोची है, उन्होंने सोची है क्रॉप वेराइटीज पे उन्हें फोकस करना है. What they are going to focus on? क्रॉप वेराइटीज. तो क्रॉप वेराइटीज से यहाँ पर ये मतलब है कि जैसे आपने पढ़ा होगा रिसेंटली CSIR ने भी एक ऐसा कुछ प्रोड्यूस किया है, एक वेराइटी ऑफ वीट जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, ओके? जो एक ड्वार्फ वीट है एंड द प्लांट इज नॉट गोइंग टू हैव मच हाइट, बट अगर पानी की कमी है किसी जगह पर तो वहां पर भी उस वीट को ग्रो किया जा सकता है. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटी. इसी तरीके से हमने ऐसे कुछ राइस बनाई है, ऐसे चावल का शोध किया है, या फिर हम कह सकते हैं मॉडिफाई किया है उसे, सो दैट वो सॉल्ट वाटर में भी ग्रो हो सके. कुछ हमने ऐसे प्लांट्स को भी ग्रो किया है जो सॉल्ट वाटर में ग्रो हो सकते हैं. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सो दैट मैंग्रोव्स रीजन में वहां पर भी हम खेती कर सके, ठीक है? सो वी आर मॉडिफाइंग सर्टेन क्रॉप वेराइटीज कि हम हम जो ये क्लाइमेट चेंज है उसे टॉलरेट कर सके. ओके, नाउ मोर देन 2000 सच वेराइटीज हैव बीन डेवलप्ड. किसने डेवलप की है? काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ऑलरेडी मोर देन 2000 वेराइटीज डेवलप कर ली है. ऐसा नहीं है कि अब करेंगे, ठीक है? तो 2000 वेराइटीज डेवलप हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है. तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Now let me say this varieties, this 2000 varieties, they include abiotic factors as well as biotic factors. Abiotic factors का क्या मतलब है? Abiotic factors are those कि जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. Those are the abiotic factors such as drought,
ठीक है, सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, ये हमारे हाथ में नहीं था। ठीक है, एक्सेस ऑफ रेनफॉल, फ्लड आना, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसी वेराइटीज डेवलप की है कि अगर ज्यादा पानी है तो भी वो रॉट ना हो, ठीक है, उसके जो रूट्स है वो गले ना। तो ऐसी भी कुछ वेराइटीज डेवलप की है। बायोटिक वेराइटीज का मतलब है कुछ ऐसी वेराइटीज जो पेस्ट को एफिशिएंटली फाइट कर सकती है, हमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज ना करना पड़े, उसकी जो लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाए। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कितने विलेजेस को हम कवर करेंगे, 50,000 विलेजेस। इसमें से ये जो विलेजेस है ये कितनी डिस्ट्रिक्ट्स का पार्ट है, तो ये 310 310 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रही है थ्रू आउट 27 स्टेट्स। ओके, सबसे ज्यादा वेटेज जो है डिस्ट्रिक्ट्स का वो मिला है यूपी को। यूपी में कितनी है, टोटल 48 विलेजेस जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, फॉलोड बाय राजस्थान जहां पर टोटल 27 विलेजेस जो है वो इस प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ठीक है, सो आई एम वेरी ईगरली वेटिंग कि कब इसका अनाउंसमेंट होता है। इन केस अनाउंसमेंट हो जाता है जल्दी, आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है एग्जाम में लिखने के लिए। But we are not going to stop here. Okay, what we are going to do? हमसे यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा था, इस प्रोग्राम से हमने अभी सिर्फ इतना समझा है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज। वी हैव यूज्ड ओनली वन अप्रोच। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ वन अप्रोच लिया है। बट क्या क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में सिर्फ ये एक ही इंक्लूडेड है, क्रॉप वेराइटीज? इज इट सो? लेट अस फाइंड आउट। पहले मैं ये बता दूं कि हम क्यों करें, how is it going to help us. So this climate resilient agriculture is going to help us tackle these SDGs. Okay, these development goals, they are going to help us tackle them. Which one? First, second, 10th, 12th, 13th, 14th, 15th and 17th. Why have I provided? कई बार ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं पास्ट में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम दिया होता है एंड दे मेंशन कि इसमें से कौन सा एसडीजी इस गोल में कवर हो रहा है। ओके, सो यू कैन यूज दिस। नाउ एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हम जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप वेराइटीज से नहीं कर सकते, और भी बहुत तरीके हैं। व्हाट इज दैट? ऑल्टरनेटिव्स। एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री, राइट? तो हमें इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का यूज करना चाहिए। इट इज नॉट लाइक कि आपने खेती की है, आप सिर्फ फसलों की खेती कर रहे हैं, आप वहां पर एनिमल हस्बेंड्री भी कर सकते हैं। जो भी आपके कस्टम्स या आपका रिलीजन आपको अलाउ करता है, यू कैन फॉलो दैट। वी कैन यूज बायोटेक्नोलॉजी फॉर दिस। क्रॉप वेराइटीज को इम्प्रूव करने के लिए भी कर सकते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज बेटर फर्टिलाइजर्स बनाने में भी कर सकते हैं। हम सॉइल हेल्थ को चेक करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का बेटर यूज कर सकते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री, व्हाट इज दैट? एग्रोफोरेस्ट्री इज कि जो हम खेती कर रहे हैं तो हम ये कोशिश करें कि उस खेती में हमारे जो प्लांट्स है, जो भी जितने भी पौधे हैं, उन सब के साथ साथ हम ऐसी खेती करें कि जिनमें वुड वाले ट्रीज प्रेजेंट हो। यानी कि इसका मतलब है ट्रीज के साथ साथ प्लांट हो। ठीक है, आप प्लांट्स तो ग्रो कर ही रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप वुडी, ऐसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हल्का सा कोई वुड सिलेक्ट करें। ऐसा लीजिए कि जो हमारा वुड लॉस हो रहा है बिकॉज हमने इतने ट्रीज को चॉप ऑफ किया है उसकी लकड़ी के लिए, तो हमें वो बैलेंस आउट भी करना पड़ेगा। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऑल्सो प्लांट ट्रीज। ट्रीज एक कवरिंग बन जाएगा ओवरऑल, और नीचे हम प्लांट्स लगा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री। वी कैन यूज प्रिसीजन एग्रीकल्चर यूजिंग ड्रोन्स। इसमें तो कुछ डिटेल में समझाना नहीं है, ड्रोन दीदी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत चर्चा में भी है, राइट? तो ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वो एग्रीकल्चर में तो मल्टीपल वेज से हो सकता है। आप सुपरविजन कर सकते हैं, आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं अर्ली लेवल पे ड्रोन की पिक्चर्स के थ्रू। आप जो है अपने फर्टिलाइजर्स को ड्रोन की मदद से भी स्प्रेड कर सकते हैं। सो ड्रोन्स आर वेरी मच गोइंग टू बी हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर। एफिशिएंट इरिगेशन,
क्योंकि हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है, हमारे वाटर लेवल पे हो रहा है, ठीक है। ग्राउंड वाटर हैज़ बीन ऑलरेडी डिप्लीटेड, काफ़ी लेवल कम आ चुका है उसका। सो हाउ आर दे गोइंग टू हेल्प अस? अगर हम एक एफिशिएंट इरिगेशन मेथड को अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहे हैं, राइट, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प अस। कवर क्रॉप्स, व्हाट आर कवर क्रॉप्स? कवर क्रॉप्स आर बेसिकली कि आपने कुछ छोटे पौधे उगाए हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये है आपके पौधों का लेवल, तो उसके पर्टिकुलर हाइट पे आप दूसरे पौधे भी वहीं पर लगा रहे हैं। So they are going to help as a shield for the crops that are under them. Okay. So those are called as cover crops. There is speed breeding. स्पीड ब्रीडिंग बेसिकली है कि हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, कि जो प्रोसेस है, मान लीजिए 6 से 7 महीने अगर एक फसल को लग रहे हैं, तो हम कुछ प्रोसेसेस का यूज़ करें और हम 6 से 7 महीनों की बजाय उसे 2 से 3 महीने में कवर करें, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है, तो इसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन है आपस में। ऑलराइट, एंड द लास्ट वन इज शटल ब्रीडिंग। व्हाट इज शटल ब्रीडिंग? तो शटल ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, हम ये तो है ना, बहुत बहुत ही नोन मेथड है जिसे हम इनडायरेक्टली अप्लाई भी करते हैं ह्यूमंस में, ठीक है। क्या है बेसिकली, हम इस क्रॉप को रेडी कर रहे हैं, हम इसे कॉन्ट्रास्ट कंडीशंस दे रहे हैं कि वो रेडी हो जाए फाइट करने के लिए, ठीक है। वी आर नॉट पैम्परिंग द प्लांट, कि अगर उसने धूप बढ़ गई तो हमने जाकर उस पर एक शेड लगा दिया, ठीक है, कि नहीं मेरे प्लांट को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। सो वी आर नॉट पैम्परिंग द प्लांट, वी आर गिविंग द प्लांट अ चांस टू अडेप्ट, कि वो अपने आप को चेंज करे अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फियर, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो अपने आप को उस रूप में ढाल ले, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज शटल ब्रीडिंग। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। इफ यू डोंट माइंड, आई विल हैव अ सिप ऑफ वाटर। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट। ओके, दिस टॉपिक इज, आपको काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि ये मैम ने क्या लिया है और क्यों ये पढ़ा रहे हैं, हमें थोड़ी ना ये टॉपिक पढ़ना है, इसमें से तो क्वेश्चंस भी नहीं आएगी, बट स्टिक ऑन, ओके, जस्ट वॉच इट टिल द एंड एंड यू विल नो हाउ दिस टॉपिक इज रिलेटेड, ठीक है। मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, यू विल गेट टू नो इट। अब एक्चुअली में जो न्यूज़ है वो क्या है, कि ये आप देख रहे हो, एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर एक्चुअली में चिली ग्रो किया था। क्या ग्रो किया था? चिली, ठीक है। यहाँ पर सब जगह चिली ग्रो की गई थी, और ये जो पर्टिकुलर फार्मर है वो इसको कवर कर रहे हैं साड़ी से, पतली पतली जो साड़ी आती है उससे इसे कवर कर रहे हैं। वाई आर दे कवरिंग? दे आर कवरिंग टू मेंटेन इट्स मॉइस्चर लेवल, ठीक है। बात को समझिए, क्या करना चाह रहे हैं, मॉइस्चर लेवल यानी कि जो उमस है उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। क्यों, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो जानते हैं हम सबके फेवरेट स्पाइस के बारे में, जो कि है मिर्ची। अब ये तो आप सब बताइए, पानी पूरी के ठेले पे जाकर सब सबसे ज्यादा क्या कहते हो? सूखी पुड़ी की बात नहीं हो रही, ठीक है, बात हो रही है कि पानी पूरी के ठेले पर हर इंसान एक बार ये जरूर बोलता है, भैया और तीखा बनाना, भैया और तीखा बनाना, राइट। तो जानते हैं कि ये जो मिर्ची है ये एक्चुअली में कहाँ से आई है और भारत तक कैसे पहुंची, ठीक है। तो बात ये है कि जो ये हमारे कोलंबस भाई साहब है, ठीक है, कौन है ये हमारे कोलंबस भाई साहब, इन्हें क्या है, घूमने का बहुत शौक है। जब भी मन होता है अपनी ये नाव लेते और निकल पड़ते हैं कहीं भी। आई डोंट नो कैसे इनका घर चलता था, मतलब इनके पास कुछ काम नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ घूमते थे। आजकल ये ट्रेंड फिर से आ रहा है ना, ट्रैवलिंग, सोलो ट्रैवलिंग, इसके ब्लॉग्स बन रहे हैं, दैट इज देयर इनकम। उस वक्त तो डिजिटल मीडिया भी नहीं था, बट समहाउ ही वाज डूइंग वेरी वेल, ओके। तो जो ये कोलंबस जी है, ये गए थे
घूमने के लिए, ठीक है। ये गए थे अमेरिका। कहाँ गए थे? अमेरिका। वहां से इन्होंने क्या किया, इनको एक ये स्पाइस बड़ा पसंद आया, नाम था मिर्ची, चिली। इन्हें बहुत पसंद आई, ठीक है। तो ये चिली को ले गए यूरोप। कहाँ ले गए? यूरोप, ठीक है। अब क्या हुआ, यूरोप से जब पोर्चुगीज आए थे, ठीक है, जब पोर्चुगीज यूरोप से आए थे तो उन्होंने चिली को इंट्रोड्यूस किया भारत में। कहां पर? हमारे प्यारे भारत में। और इंडिया की कौन सी जगह पर? गोवा। पोर्चुगीज मिर्ची लेकर आए कहां पर? इंडिया में। अब होता क्या था, हमने हिस्ट्री में सबने पढ़ा है कि पोर्चुगीज ने बेसिकली ट्रेडिंग की है ब्लैक पेपर के लिए, ठीक है। शुरुआत उसी से हुई थी। तो आप ये बात को जानते हैं कि ट्रेडिंग में बार्टर सिस्टम पहले चलता था। तो अगर वो पेपर लेके गए हैं, अगर वो पेपर, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लैक पेपर, अगर वो ब्लैक पेपर को लेके गए हैं, काली मिर्च इंडिया से लेकर जा रहे हैं, तो उन्हें कुछ देना भी होगा। बार्टर सिस्टम के तहत कुछ दो और कुछ लो, ठीक है। लेन देन की यूनिट आप लोग आपस में डिसाइड कर लेते थे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता था, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो पोर्चुगीज ने क्या किया, ब्लैक पेपर तो वो इंडिया से लाए, ठीक है, बट वो इंडिया में क्या क्या लेकर आए। So they brought a variety of things including chili, cashew and many other fruits, ठीक है। और काफी सारे फ्रूट्स इंट्रोड्यूस किए, साथ ही में पोटैटोज, आलू और टमाटर, टमाटोज भी ये लोग लेकर आए। इससे हमने क्या सीखा, इस पॉइंट से हमें ये पता चला कि ये कुछ वैरायटीज है जो इंडिया की नहीं है। दे आर नॉट नेटिव टू इंडिया, दे बिलोंग्ड टू समवेयर एल्स। वेयर डू दे बिलोंग टू? ओरिजिनली दिस चिली बिलोंग्स टू मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलती है? मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका की ये नेटिव है, वहां से धीरे 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 ये स्प्रेड हुई है। अब मैं और इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि गोवा में तो आ गई थी चिली, ठीक है, चिली आ चुकी है गोवा में, यहां से ये साउथ की तरफ गई। साउथ इंडिया में अब तक हम खाना बनाने के लिए जो तीखापन जो था, फ्लेवर हम यूज कर रहे थे स्पाइस का, वो था ब्लैक पेपर। अभी तक तो हम ये यूज कर रहे थे, बट क्या हुआ कि जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में ब्लैक पेपर का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होने लग गया। और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स की वजह से क्या हुआ, इसके जो प्राइसेस है ये इंडिया में हो गए महंगे। ब्लैक पेपर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था तो इंडिया में क्या हो गया, इसे महंगा बेचा जा रहा था। तो इन्हें तो एक ऑल्टरनेटिव मिल गया। जब चिली को इंट्रोड्यूस किया गया, जब चिली को इंट्रोड्यूस किया, इट वॉज एन ऑल्टरनेटिव फॉर देम, क्योंकि ब्लैक पेपर क्या था, महंगा हो गया था। सो दे वर इंट्रोड्यूस टू चिली, ऑलराइट। अब ये एक ऑल्टरनेटिव की तरीके से इन्होंने यूज किया, बट साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया स्प्रेड होने में चिली को कितना टाइम लगा? लगभग 200 साल। सोचिए एक बार, 200 साल लग गए एक स्पाइस को साउथ से नॉर्थ तक इंट्रोड्यूस होने में, और उसको रेगुलरली हमारे कल्चर का पार्ट बनने में पूरे 200 साल लग गए। तो आपने इसीलिए काफी सारे आयुर्वेदिक आर्टिकल्स अगर आप पढ़ते हैं, या अगर आप अपनी हेल्थ को एक नेचुरल वे में फॉलो करते हैं, तो आपने देखा होगा हर जगह रिकमेंड क्या किया जाता है, सबसे पहले वो क्या बंद करवाते हैं? जैसे कि कॉफी मत लीजिए, एंड जैसे चिलीज छोड़ दीजिए, राइट।
काफी ज्यादा नुकसान है चिलीज के। कैसे नुकसान है ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब मैं एक बात तो बता दूं, चलो गोवा में आ गया, साउथ इंडिया में आ गया, नॉर्थ इंडिया में आ गया, बट चिली एक ऐसा स्पाइस है, एक ऐसा मसाला है जो इतना एंटरटेनिंग है कि हमारे बॉलीवुड ने भी उसको नहीं छोड़ा। तो ये तो आप सभी जानते हो, बॉलीवुड इज फुल ऑफ मिर्ची सॉन्ग्स। ठीक है, एक एक सॉन्ग है जिसका हमने यूज किया है बॉलीवुड में। तो आप सोचिए ये स्पाइस जो है वो इतना इंस्पायरिंग है कि उस पे तो गाने भी बन रहे हैं, उस पे मूवीज भी रिलीज हो रही है। जोक्स अपार्ट, तो जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मिर्ची जो होती है वो तीखी क्यों लगती है, व्हाट इज दैट। आपने स्टडी किया होगा, कुछ क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे पास्ट में, तो ऐसा पूछा जाता है कि टोमेटोज है, टोमेटोज में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, जो टैमरिंड है, इमली, उसमें भी कौन सा एसिड प्रेजेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि सारे एसिड्स अब तक पूछे जा चुके हैं, शुगर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुके हैं, सुक्रोज फ्रुक्टोज रिलेटेड एवरी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, तो अब मुझे लगता है जो चांसेस है वो है स्पाइस के बारे में पूछने की। तो मैं ये आपको बता दूं कि जो हमें टेम्परामेंट फील होता है, टेम्परामेंट मीन्स जो एक तीखापन फील होता है, वो किसकी वजह से है, व्हाट इज द थिंग, दैट थिंग इज कैप से sin. Okay, how to pronounce this? It is not capsia, don't call it capsia, it's capsaicin. Okay, this is the thing that is present, मिर्ची में प्रेजेंट होती है, व्हाट इज गिविंग इट इट्स तीखापन। ठीक है, मैं इतना डिटेल में क्यों कवर कर रही हूँ, सी आप में से हर कोई, आई आई नो कि यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम्स, बट आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू पे भी पहुंचेंगे, इंटरव्यू में से आप में से बहुत सारे रहेंगे जो हॉबी अपनी बता रहे हैं कुकिंग। ओके, अब आप कुकिंग तो हॉबी बता देते हो, बट आपको ये भी नहीं पता होते कि मसाले कौन से हैं, मसालों का नाम क्या है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू हैव अ बैकग्राउंड, और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज किसी चीज के बारे में होना ये कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में आपको कुछ चीजों को बता रही हूँ जो आपको शायद कहीं ना कहीं लाइफ में हेल्पफुल रहेगा। तो जो मिर्ची का तीखापन होता है वो कहाँ से होता है, ज्यादातर लोग समझते हैं कि जो सीड्स है वो तीखे होते हैं, बीज, इनको हम चॉप ऑफ कर देते हैं, अगर बीज हमने हटा दिए तो अब हमें मिर्ची तीखी नहीं लगेगी, राइट। बट आई एम सॉरी टू से, जो मिर्ची का तीखापन है वो यहाँ से नहीं है, वो है उसके प्लेसेंटा से। ये जो बीच का आपको एरिया दिख रहा है, ये जो स्पॉन्जी एरिया होता है मिर्ची में, दिस पार्ट, ठीक है, ये व्हाइट कलर का जो पोर्शन होता है, इसमें होता है सबसे ज्यादा तीखापन। तो आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग जब अचार डालते हैं मिर्ची का तो वो इसे जरूर हटाते हैं। ठीक है, सिर्फ बीज को नहीं हटाते, यहाँ से उसको कट करते हैं और इतने पोर्शन को हटा देते हैं, सो दे हैव एन आउटर कवरिंग, राइट। तो इतनी सी बात थी इसके बारे में। मूविंग फर्दर, अब देखते हैं हम कि हमने जो इमेज देखी थी, द पर्सन वाज कवरिंग, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू कवर, ही वाज ट्राइंग टू कवर द क्रॉप्स विद अ साड़ी, व्हाई, to stop the moisture, to retain the moisture. Now let us understand what is the climate needed for the chilies. तो जो चिली है, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल, चिली जो है वो है एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप। सब ट्रॉपिकल क्रॉप का होने से क्या मतलब है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट, इट नीड्स वार्म एंड humid climate. What kind of climate? Warm and humid. अब ऐसा क्लाइमेट हमें कब मिलता है, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना तो उसे टेम्परेचर चाहिए। अब क्या चीज है जिसकी वजह से आपकी जो चिली है, जो मिर्ची की खेती है, वो खराब हो सकती है। सो वन थिंग इज एक्सेस रेनफॉल। बहुत ज्यादा बारिश अगर हो रही है देन इट इज डेट्रीमेंटल फॉर योर क्रॉपिंग। ओके, ये जो रेनफॉल है ये मतलब जो कंडीशन है वो रेनफॉल की वजह से भी हो सकती है, या फिर हो सकता है एक्सेस इरिगेशन, इनडायरेक्टली आप बहुत ज्यादा उसे पानी के एक्सपोजर में ला रहे हो। ओके,
That is one point. The another point is moisture stress. मिर्ची को मॉइस्चर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मॉइस्चर स्ट्रेस पर्टिकुलरली इन देयर फ्लावरिंग स्टेज, कि जब फूल आ रहे हैं और उन फूलों में से जो है मिर्चियाँ प्रोड्यूस होगी, तो उस दौरान अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो दैट इज गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल. ऑलराइट. What kind of soil do they need? What kind of soil do they prefer? They need well drained. आपने पहले ही देख लिया था कि पानी उन्हें ज्यादा पसंद नहीं है, so they need well drained loamy soil. ठीक है. बट किस टाइप की लोमी सॉइल होनी चाहिए? रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. They want loamy soil that is rich in organic matter. All right. You can note it down, or you can click a picture of this. So this is the conditions required. One more point I would like to add, that chilies cannot tolerate frost. Frost आप समझते हैं? They cannot tolerate frost. इसलिए नॉर्दर्न रीजन्स में आपको चिली का ग्रोथ ज्यादा नहीं मिलेगा. ठीक है. इट्स वेरी मच नेग्लिजिबल. ज्यादा अच्छी फसल वहां पर नहीं होती है. नाउ लेट अस सी व्हिच इज द मोस्ट स्पाइसीएस्ट चिली इन द वर्ल्ड. ओके. यहाँ पर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. देयर वाज अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जहाँ पर इंडिया की एक मिर्ची थी पहले सबसे स्पाइसीएस्ट, बट नाउ रिसेंटली this chili has been added, Carolina pepper. Okay, now this is the most spiciest chili. एक बार ध्यान से देखिएगा तो इस चिली के जो लीव्स है वो भी थोड़े डिफरेंट है, एंड इसका जो शेप है ध्यान से देखिए किस तरीके का शेप है, ये भी काफी ज्यादा डिफरेंट है. तो देखकर हम जल्दी से ये नहीं कह पाते कि ये एक मिर्ची है. ओके, मूविंग ऑन. सो विच इज द स्पाइसीएस्ट chili of India. Okay, when we talk about the spiciest chili of India, it has been given a name of ghost pepper. ठीक है, इसका एक नाम दिया है ghost pepper. और जैसे कि आप देख सकते हो इमेज में यहाँ से आग जलती हुई दिखा रहे हैं. So basically they mean it is extremely spicy, and it is indeed extremely spicy because कैरोलिना पेपर से पहले यही वेराइटी थी विच वॉज द वर्ल्ड्स स्पाइसीएस्ट. ओके, सो द एक्चुअल नेम इज भूत जोलोकिया. तो इस भूत पर से ही हमने घोस्ट पेपर इसका नाम दिया है. ठीक है, इस पे ज्यादा हमें डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है. सर्टेन चिलीज हैव बीन मेंशन जिनको जीआई टैग मिला है. ओवरऑल अब तक 11 प्रकार की ऐसी मिर्चियां हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है. जस्ट गो थ्रू इट वंस. इसे पूरा मेमोराइज नहीं करना, बस थोड़ा हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. नाउ लेट अस चेक व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ चिली. सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? सो एज यू कैन सी मेरा प्यारा भारत जो है वो सबसे ऊपर है. ठीक है, चिली में सबसे ज्यादा कौन है? भारत है, इंडिया. इंडिया इज फॉलोड बाय थाईलैंड, which is followed by China. Now let me say this thing clearly. This data is taken from FAO, Food and Agriculture Organization, and the data is of 2020. ठीक है, लास्ट डेटा जो इन्होंने दिया था वो 2020 का दिया था. अपनी एग्जाम से पहले हमेशा अपना डेटा जो है वो आप अपडेट करिए. मैंने आपसे कहा था ना अपनी अल्टीमेट डेटा बुक बनानी है, राइट? तो उस बुक में आपको इस तरीके से जो है अपना डेटा नोट डाउन करना है. अब क्योंकि ये 2020 का है तो आपको क्या करना है, लेटेस्ट भी निकालने की कोशिश करनी है कि इसके बाद कोई आया है क्या. तो एग्जाम के ठीक 1 महीने पहले ये आपका वर्क रहेगा कि आप अपने डेटा को अपडेट करिए कि उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं. अगर हुए हैं तो वो नोट डाउन कर लीजिए. ऑलराइट, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, कोई भी डेटा अगर मैं आपको बता रही हूँ मेरी क्लास में तो वो हमेशा जेन्युइन होगा. मैं रैंडम सोर्सेज नहीं पिक करती, मैं सिर्फ जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं का डेटा यूज करती हूँ. सो इट इज वेरी मच रिलायबल. ओके, नाउ दिस कैन चेंज.
और सबसे ज़्यादा जो चेंजेस है वो होते हैं थाईलैंड, चाइना और बांग्लादेश के लेवल में, ये ऊपर नीचे होता रहता है. मेनी रीजंस आर अट्रीब्यूटेड फॉर दिस. ओके, नाउ लेट अस सी इंडिया में क्या स्टेटस है. सो अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, द अमाउंट ऑफ चिली एक्सपोर्टेड इज दिस मच. एक बार जरा देखिए कितना डिफरेंस है, मतलब एक बार जरा देखिए. नेक्स्ट चिली, नेक्स्ट स्पाइस टू बी एक्सपोर्टेड इज दिस. ठीक है, क्यूमिन, जीरा जो है सबसे ज्यादा हम वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सेकेंड पे, मतलब इसके आधे से भी कम है. समझ रहे हो कि हमारी जो मिर्ची है वो कितनी पॉपुलर है. सो देन स्पाइस में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम किसका कर रहे हैं, चिली का. एंड दिस डेटा इज ऑफ 22-23. तो मुझे नहीं लगता इस एग्जाम में इसके बाद का कोई डेटा अपडेट होगा, बट फिर भी इन केस अगर होता है देन यू बी प्रिपेयर्ड. नाउ व्हाट अबाउट इंडिया, व्हाट अबाउट द स्टेट्स, कि इंडिया में कौन से स्टेट्स है जिनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है. सो आंध्र इज ऑन टॉप, इट्स ऑन फर्स्ट पोजीशन, फॉलोड बाय तेलंगाना, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश. आंध्र एंड तेलंगाना बाइफरकेट हुए थे. So it is popularly said that the Telugu speaking regions of India, they had the maximum production. ठीक है, अब ये तो डिवाइड हो गया क्योंकि स्टेट्स अलग हो गए, तो उनका शेयर देखिए डिवाइड हो गया. मान लीजिए बाइफर्केशन नहीं होता तो ये दोनों मिलकर कितना बन रहा है, राइट, मोर देन 50%. आधे से ज्यादा प्रोडक्शन तो ये स्टेट कर लेता, बट क्योंकि स्टेट्स बाइफर्केट हो गए तो इनका शेयर भी अब डिवाइड हो चुका है. ऑलराइट, this data is taken from the National Horticulture Board. Moving on, that is the name given to Guntur. This also has the GI tag. ठीक है, जो गुंटूर सनम, the chili name is गुंटूर सनम. It's sold by this name only. इसकी जो variety है ना, इसके जो बीज आपको मिलते हैं वो भी इसी नाम से आपको मिलते हैं. So this is the variety from Guntur in Andhra Pradesh, and this city is called as chili city of India because it produces maximum quantity of chili. ठीक है, ऑल राइट. तो हमने बहुत कुछ देख लिया चिली को लेकर, मिर्ची को लेकर, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पिछले 2 दिनों से हो रही है, एंड दैट इज द SCO समिट इज हैपनिंग. ठीक है, ओके, सॉरी, अपॉलॉजीज. देयर इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, जैसे कि आप सब पूछना चाह रहे थे या आपके माइंड में आया होगा मैम ने इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया है. सो इन दिस ईयर्स UPSC CSE 2024 पेपर देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड दैट निम्नलिखित पर विचार कीजिए, काजू, पपीता, रक्त चंदन. एंड द क्वेश्चन वाज कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष है. देशीय वृक्ष का मतलब है हाउ मेनी ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया. तो ये आंसर तो अब आप सॉल्व कर ही लेंगे. आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि अब आपको इसमें चैलेंज नहीं लगेगा. एंड क्यों मैम ने चिली को इतना डिटेल में लिया. ऑल राइट, ओके, मूविंग फर्दर, as we were talking about SCO, Shanghai Cooperation Organization. Okay, so this is an organization. इसके बारे में मैं आपको कुछ बैकग्राउंड भी दूंगी इसका कि हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड. बट बिफोर दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि अभी एट प्रेजेंट क्या हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, लेट अस सी. तो अभी अभी एक समिट हुआ है, द SCO Summit 2024. It took place in Astana. Where is this located? कजाकिस्तान. ठीक है, कजाकिस्तान में अस्ताना नाम की जो जगह है वहां पर ये समिट हुआ है. अब इस समिट का आउटकम क्या रहा, क्या क्या चीजें डिस्कस हुई थी. तो पहले तो मैं ये बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें नहीं गए थे, वो इसका पार्ट नहीं बने थे. द समिट इज यूजुअली हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट. तो जाना तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को था, बट किसी कारण से वो नहीं गए हैं और उन्होंने भेजा है मिस्टर S जयशंकर को एज हिज काउंटर पार्ट. तो मिस्टर जयशंकर ने एक स्पीच दी है इस समिट में, which was written by Mr. Modi, and he paid special emphasis on combating terrorism, especially cross-border terrorism.
तो ये एक डायरेक्टली हिंट था या एक इनडायरेक्ट हिंट था? समझने वाले समझ गए होंगे कि ये हिंट किसके लिए था, राइट? तो की डेवलपमेंट्स में हम बात करेंगे कि क्या क्या आउटकम रहे हैं इस समिट के। तो सबसे पहला आउटकम जो है कि बेलारूस को एक मेंबरशिप मिल गई है। नाउ बेलारूस इज द 10th member of SCO. Okay, this was the outcome. Another was they are going to pay special focus on combating terrorism. ठीक है, अब आप कहोगे मैम ने एक लाइन में बता दिया combating terrorism. They have been working in the past also and they are going to continue working on this, but this time they have planned for certain steps to be taken. Okay, we will soon discuss all those steps in near future. Okay, the third is expansion of SCO. अब ये एक्सपेंशन कैसे हो रहा है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना। मैं कुछ आपको एक बैकग्राउंड भी बता देती हूँ जिससे कि आप समझ पाएंगे। वी विल ऑल्सो डिस्कस हु आर द मेंबर नेशंस। तो अब मैं मेंबर नेशंस आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड दे देती हूँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो है एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था शंघाई 5। क्या नाम था? शंघाई 5। 5 से आप समझ रहे हो कितने मेंबर्स थे? ये रहे, टोटल 5 मेंबर्स थे। क्यों बना था ये ग्रुप? व्हाई वाज दिस फॉर्म्ड? सी व्हाट हैपेंड, इट वाज फॉर्म्ड इन 1966। ठीक है, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ था? यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। तो उसके बाद में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एथनिक टेंशन्स बढ़ गए थे, एथनिक ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। सो इट वाज अ सिक्योरिटी कंसर्न। तो जितने ये 5 नेशंस थे इन्होंने सोचा कि हमारे पास भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इन सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करे, उसको स्ट्रेंथन करे। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए जो वेस्टर इन्फ्लुएंसेस थे, वेस्टर काउंटर पार्ट्स थे, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके ऑल्टरनेटिशन में हमने ये शंघाई 5 जो है ये क्रिएट किया गया था। अब इसका नाम शंघाई 5 ही क्यों है? क्योंकि जो इसका फर्स्ट मीटिंग था वो कहाँ हुआ था? चाइना में, शंघाई में। ठीक है, नाउ व्हाई एम आई डिस्कसिंग अबाउट एक्सपेंशन? तो पहले तो हम बात करते हैं कि इस शंघाई 5 में कौन से नेशंस प्रेजेंट है। ओके, लेट अस डिस्कस दैट। सो सबसे पहले तो है चाइना, देन वी हैव कजाकिस्तान, वी हैव किर्गिस्तान, then we have Russia, then they had Tajikistan. Okay, we can call it Tajikistan. So these were the earlier 5 members of the Shanghai 5 group. What happened? In 2001, in 2001, an organization was formed and it was called as SCO. Because देखिए अब शंघाई 5 बुलाने का तो मतलब नहीं है क्योंकि मेंबर्स बढ़ चुके हैं। G20 बुलाते थे, मेंबर्स ज़्यादा हो गए, तो हो सकता है इसका भी नाम अब चेंज हो जाए। तो इसी तरीके से जब एक मेंबर बढ़ गया, कौन सा मेंबर बढ़ा था? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान बिकेम द 6th मेंबर। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, नाम चेंज करके क्या कर दिया? SCO। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हेन वाज SCO एस्टैब्लिश्ड, देन द year will be 2001. What happened after that? The 7th and 8th member were India and Pakistan. Okay, they were the 7th and 8th member. When in 2017, in the year 2017, ये दो नए मेंबर्स जुड़े थे। कैसे जुड़े थे? रशिया ने सपोर्ट किया कि इंडिया मेंबर बनेगा। अब क्योंकि इंडिया मेंबर है और रशिया भी एक तरफ है,
चाइना ऑब्वियसली थॉट कि रशिया जो है स्ट्रांग हो जाएगा बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू सपोर्ट रशिया ओवर एनी डिसीजंस. सो टू बैलेंस इट आउट, चाइना proposed that Pakistan will also become a member so that China can have the support of Pakistan. Alright. The next member, ninth member was Iran. ईरान कब बना है मेंबर? 2023 में जब SCO समिट हुई थी इंडिया में, उस समिट में ईरान मेंबर बना. एंड फाइनली द 10th मेंबर इज बेलारूस, जो अभी अभी 2 दिन पहले ही मेंबर बना है 2024 में. समिट कहाँ हुआ था? अस्ताना, कजाकिस्तान में. आने वाला समिट यानी कि नेक्स्ट ईयर का समिट कहाँ पर होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन चाइना. ओके, रोटेशन होता है, रोटेशन वाइज मेंबर्स को चेयरपर्सनशिप दी जाती है इस समिट की. आपने नोटिस किया होगा प्राइमरीली कौन सी कंट्रीज प्रेजेंट है? सो मोस्टली वी हैव एशियन कंट्रीज प्रेजेंट. ऑलराइट. नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको डेली होमवर्क कुछ ना कुछ दूंगी एंड यू आर सपोज टू डू इट. अगर आपको उसमें कुछ चैलेंज फील हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में भी पोस्ट कर सकते हैं या आप ईमेल कर सकते हैं. ऑलराइट, द ईमेल आईडी हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू यू. तो आपका होमवर्क क्या है? आपका टास्क है, क्योंकि हम कजाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे, तो यू हैव टू प्रिपेयर सर्टेन डिटेल्स अबाउट कजाकिस्तान. कैसे बनानी है मैंने आपको समझाया है. यू हैव टू नो द बाउंड्रीज. ठीक है, कौन से कंट्रीज से उसकी बाउंड्रीज मिल रही हैं. यू हैव टू नो द कैपिटल. You have to know the major rivers and major relief features of Kazakhstan, as well as there is another one, Belarus, because even this is in news. ठीक है, तो आपको इन दोनों के बारे में स्टडी करना है, आपको इनकी नोट्स बनानी है. All right, so with this we end our class. If you like this class, do like it, share it, subscribe it. Don't forget, कंजूसी ना करें. अगर आई है क्लास पसंद तो सच में उसे लाइक करिए, स्प्रेड करिए जितना हो सके. आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, उन्हें पोस्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच.